तो देखिए लास्ट टाइम पे हम जो स्पेस फिल हो गया था, हम एक टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे एक्सियल पॉइंट पर। तो उसी को एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट के एक नेगेटिव चार्ज से हमने 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड माना हुआ था, है ना। तो ये 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये इसका सेंटर था और हमको कहीं यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बनी थी, इन चार्जेस की वजह से उधर, है ना। तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हमने मान लिया था E1 और माइनस Q, देखिए पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है इसलिए आउटवर्ड बनाया है, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड आता है, ठीक है। फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती है, तो इस तरफ होगा, वो था E2। और जो हमने इस P पॉइंट का डिस्टेंस मानना हुआ था x, ये लास्ट वीडियो में हो चुका था इतना, है ना। हम E1 भी लिख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपके पास प्लस Q चार्ज की वजह से थी। दैट वाज किसके इक्वल आई थी आपके पास, K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। इस प्लस Q से इस P पॉइंट का डिस्टेंस x प्लस ये हाफ डिस्टेंस a के बराबर था आपके पास। तो नीचे आपके पास x प्लस a का होल स्क्वायर आ गया था। फिर मैंने बोला था इसको आप अगर x एक्सिस मान लो, इसको आप y एक्सिस मान लो, तो E1 इस तरफ है, देखो E1 उस साइड है। अगर E1 उस साइड है तो आपके पास इसको x डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर यूज़ करना था। देखिए ये स्केलर है, इसको वेक्टर बनाना था तो हमने इधर प्लस i कैप ले लिया था। लास्ट लेक्चर में इतना हो गया था। ऐसे ही हम E2 लिख रहे थे। E2 वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू वाले की वजह से। तो फॉर्मूला क्या था, K इंटू सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो भी Q ही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस आपको चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस सेंटर से जनरली मेजर होते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस x है, इतना x है, ये a है, आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस इतना चाहिए था, तो ये कितना बच गया, x माइनस a, ये कितना बच गया, x माइनस a। फिर से हमको इस माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, इतना टोटल x है, इतना सा आपके पास a है, तो ये कितना बचा, x माइनस a। तो नीचे क्या आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, x एक्सिस उस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव होता है, तो यूनिट वेक्टर आई कैप तो है पर माइनस साइन के साथ, ठीक है। देखिए आप स्केलर में कर सकते थे, इसको मैंने बोला था स्केलर में इजी पड़ता है, पर मैं आपको वेक्टर समझाने के लिए वेक्टर से कर रहा था। तो स्केलर में अगर आप करते तो ये इस चार्ज को माइनस क्यू ले लेते पहले ही, वेक्टर में कर रहे तो आप आई को माइनस कर लें, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना था, उस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप निकालोगे, ई नेट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले कर चुके हम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर आने वाली सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगी। जैसे इस पी पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे उनका आप वेक्टर सम कर दीजिए, वही आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर, ओके। तो ई नेट पी पॉइंट पर किसके बराबर होगी, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं उनका इंडिविजुअली वेक्टर सम कर दीजिए। E1, एक तो E1 लग रहा है उधर, सम करना है वेक्टर सम प्लस E2, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो ये है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। E1 की वैल्यू आपके पास है K Q डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर आई कैप। इसमें जोड़ना है आपको E2 को। E2 क्या है, K Q डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का आई कैप, है ना। इससे आपके पास आई कैप कॉमन आ गया, या फिर बोल लो ये माइनस का साइन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास इधर आ गया। इससे आपने K Q डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना, सॉरी x प्लस a का होल स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा आपके पास, ओनली K Q और आई कैप कॉमन आएगा। तो इसको मैं इधर कर रहा हूँ। आपने क्या किया, यहाँ देख लेते हैं। आपने क्या किया, K Q को कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर
-1/x - a का होल स्क्वायर। ऑलराइट, और यहाँ पर आपके पास आई कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, k इंटू क्यू, डिपेंडिंग ऑन कि आपने चार्ज इधर प्लस का लिया है या उधर प्लस का लिया है, वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं। डाइपोल ही तो बनाना है, एक पॉजिटिव दो इक्वल चार्जेस, इक्वल बटा पॉजिटिव चार्जेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करना आपको। तो आपने प्लस उस तरफ लिया हो तो ये इक्वेशन चेंज हो सकती है। ओके, वो देख लेंगे लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आएगा। इस चीज़ को सोल्व करना है आपको। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो एलसीएम एलसीएम आ जाएगा आपके पास x² - a² का होल स्क्वायर, या आप इसको ही 2 बार लिख सकते हैं। चलो 2 बार लिख लेते हैं जिनको समझ में नहीं आया। x + a का होल स्क्वायर, x + a का होल स्क्वायर इंटू x - a का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ बना आपके पास x - a का होल स्क्वायर माइनस x + a का होल स्क्वायर और आई कैप। ये बना आपके पास k क्यू। इसको आप खोल लोगे तो a² + b² - 2ab। इसको खोल लोगे तो a² + b² + 2ab। और नीचे ये देखिए a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, या फिर बोलो a + b इंटू a - b। या चलो ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा लिख लो इसको एक बार। इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x + a x - a का होल स्क्वायर। भाई ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको होल स्क्वायर दोनों के साथ लग के बनेगी तो बात यही। ये स्क्वायर एक बार x + a के साथ आया तो x + a का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ आया तो वही चीज़ लिखी हुई है। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। आपके पास x² से x² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, ये आपके पास k क्यू -2ax और माइनस का 2ax माइनस का 4ax बन गया। और यहाँ पर a + b इंटू a - b, वो क्या होता है a² - b² और इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आई कैप भी चल रहा था, यहाँ पे आपके पास आई कैप भी चल रहा था। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपको? देखिए माइनस साइन को एक बार मैं आई कैप में लेकर दिखाता हूँ। इधर लिख सकते हैं ना, कोई वो नहीं है। माइनस साइन का मतलब ये है यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो माइनस आई की तरफ आएगी। माइनस आई किस तरफ? माइनस आई किस तरफ होता है? एक्स एक्सिस उस तरफ पॉजिटिव है तो माइनस आई इस तरफ। ठीक है, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पर बननी है वो इस साइड बन रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको फिजिक्स से समझते हैं। तो मैथ से आया है, फिजिक्स से समझते हैं एक बार। देखो नेट इस साइड क्यों आई है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक आदमी है उसको 10 न्यूटन से उस तरफ खींचा जा रहा है और 20 न्यूटन से इस तरफ खींचा जा रहा है, तो किस तरफ जाएगा आदमी? ठीक है, आप बोलोगे भाई जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है आदमी उसी तरफ मूव कर जाएगा, पर कितने मैग्नीट्यूड से? इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना 20 - 10 = 10 न्यूटन के फोर्स से इस तरफ जाएगा, है ना। सभी का आंसर आई थिंक यही होगा। तो सेम वे इधर हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ भी लग रहा था, इस तरफ भी लग रहा था फील्ड इंटेंसिटी। ओके, जिस तरफ ज़्यादा होगा उसी तरफ तो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस आई कैप नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आना, मतलब ये शो कर रहा है कि इस तरफ का जो फील्ड था वो ज़्यादा था। जैसे इधर नेट फोर्स इधर आना, ये क्या शो कर रहा है कि इस तरफ का फोर्स आपके पास उस तरफ से ज़्यादा था, तो मतलब ये बनता आपके पास। वरना इसको दूसरी समझ सकते हैं कैसे, इस तरफ का ज़्यादा कैसे था। ये देखिए E1 में आपके पास लिखा है k/x + a का स्क्वायर, और E2 में क्या लिखा देखो k इसमें भी था इसमें भी है, q इसमें भी था इसमें भी है। यहाँ पे नीचे लिखा है x + a का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है x - a का होल स्क्वायर। डेफिनेटली x - a की टर्म छोटी होगी भाई, x + a से x - a छोटा है, तो इसके नीचे छोटी चीज़ लिखी है, इसके नीचे बड़ी चीज़ लिखी है। और जब भी किसी चीज़ को स्मॉल थिंग से डिवाइड करा जाए तो वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इसको ज़्यादा से भाग किया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो डेफिनेटली आपके पास E2 E1 से बड़ा था, E2 E1 से बड़ा था। अगर E2 E1 से बड़ा है तो नेट फील्ड आपका इस तरफ बनने वाला है। ओके, ये आपके पास वो मैथ से दिख रहा था इधर, ये आपका मैथ से दिख रहा है, वो आपको फिजिक्स से समझ में आ रहा है। ओके, थोड़ा सा फिजिक्स से और समझते हैं इसको। देखिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस दूरी पर आपके पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, KQ/r²। ठीक
ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा। तो इस पॉइंट पे हम ये बात बोल रहे हैं कि E2 बड़ा होगा E1 से, वो क्यों है, इस पॉइंट की वजह से। देखिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से थी। माइनस क्यू चार्ज से ये P पॉइंट ज़्यादा दूर है या प्लस क्यू चार्ज से, तो आप बोलोगे प्लस क्यू चार्ज से ज़्यादा दूर है। तो जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली वीक होगा। तो कहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था, जो प्लस क्यू चार्ज है उससे डिस्टेंस ज़्यादा था, तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो स्मॉल बनेगा। तो E1 डेफिनेटली आपका E2 से स्मॉल होएगा। ओके, तो यहाँ से भी दिख रहा था E2 बड़ा है E1 से, तो आपको डेफिनेटली यही डायरेक्शन मिलनी थी। ओके, बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मैं इधर का रब कर रहा हूँ, ये मैं रब कर रहा हूँ इधर वाला पोर्शन। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ई नेट विल बी इक्वल टू, आपकी वेक्टर फॉर्म चल रही। अच्छा इधर देखिए Q इंटू 4A, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट P, जिसका फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A को आप क्या लिख सकते हैं, P के बराबर लिख सकते हैं। तो Q ये दिख रहा है Q इंटू एक 2 इसमें से ले लेंगे इंटू A, Q इंटू 2A उसको P लिख सकते हैं। तो एक ऊपर 2 और बचेगा आपके पास, है ना। तो क्या बचा आपके पास 2K, एक P आ गया आपके पास डाइपोल मोमेंट इंटू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास माइनस का आई कैप। ठीक है, यही चीज़ आपके पास। मैंने क्या किया, K एज इट इज, Q इंटू 2A को P लिख दिया, एक 2 इधर से बचा, 2x उधर लिखा हुआ है, नीचे का एज इट इज, ये एज इट इज। ठीक है, ऐसा लिखा आपके पास 2K Px डिवाइडेड बाई दिस। अभी देखिए जो डाइपोल होता है ना वो बड़ा स्मॉल होता है। मैंने बात करी थी जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इस पे एक नेगेटिव चार्ज। तो भाई जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है काफ़ी बड़ा थोड़ी ना होता है, वो बहुत छोटा सा होता है मॉलिक्यूल। अगर बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, तो जो डाइपोल का खुद का डिस्टेंस होता है, मतलब ये जो 2A होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है आपके पास। ठीक है, ये काफ़ी स्मॉलर टर्म है। और जो आप एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये तो काफ़ी छोटा है, और जो एक्सियल वो P पॉइंट है वो काफ़ी दूर है। ओके, तो जनरली आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आता है। ठीक है जी, जब भी करेंगे आप स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस मिलेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आएगा हरदम। स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, जो आपके पास डिस्टेंस A है, जो आपके पास डाइपोल का खुद का डिस्टेंस है, ये आपके पास काफ़ी छोटा है। स्मॉल का मतलब बता रहा हूँ, काफ़ी छोटा है उस x डिस्टेंस से जो P पॉइंट बाहर का डिस्टेंस है। डाइपोल का खुद का डिस्टेंस उस एक्सटर्नल वाले डिस्टेंस से काफ़ी छोटा है आपके पास। तो A इज़ वेरी लेस देन x। अगर A वेरी लेस देन x है तो A कैन बी नेगलेक्टेड, तो नेगलेक्टिंग A, नेगलेक्ट वाला बड़ा पंगा रहता है फिजिक्स में, तभी नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। इंजीनियर वाले तो पाई की वैल्यू को 3 ही लिख लेते हैं कई बार। मीम बने ना, इस पर मीम देखे होंगे आप सभी ने, पाई की वैल्यू 3 यूज़ कर लेते हैं। हालांकि पाई में ऐसा होता है कि पाई में एक भी वैल्यू इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो आप जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं वो कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी, है ना। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी सही होती है। तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ मैटर करती है। जहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है या आप चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा सावधानी से कोई चीज़ करनी हो, जहाँ पे बहुत एक एक कैलकुलेशन आपकी मायने रखती है, वहाँ पे आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। कोशिश करें कि कम से कम नेगलेक्ट करें। अब नेगलेक्शन हम कर लेते हैं आपके पास मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए।
तो चलिए ए को अगर नेगलेक्ट करते हैं तो ए को नेगलेक्ट करना मतलब जीरो ही रख दो उसको, ठीक है। ए को नेगलेक्ट करना मतलब उसको जीरो रख दो। तो इस इक्वेशन में ई ए को जीरो रखोगे तो ई जो नेट बढ़ेगा आपके पास, नेट विल बी इक्वल टू 2kpx डिवाइडेड बाई, ए को तो जीरो ही कर दिया, ए को जीरो कर दिया तो ये बना एक्स स्केयर का स्केयर मतलब एक्स की पावर 4 और ये माइनस का आई कैप। ओके, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेता हूँ, ई नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड करेंगे, एक एक्स से एक्स कैंसिल। ये देखो वेक्टर में करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेक्टर सिखाने के लिए मैंने आपको कराया था। लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई अगर आपको वेक्टर नहीं आते तो चलो एक बार वेक्टर से कर लेते हैं, वरना वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको सीधा देखिए आपके पास क्या केस था, एक पी पॉइंट है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। आपको नेट पूछा था, जैसे आपने इधर कर दिया 20 में से 10 घटा दिया था डायरेक्ट, ऐसे ही आप इधर भी कर सकते थे, E2 माइनस E1 कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता मैग्नीट्यूड में। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ये वेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं थी। और वेक्टर सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत यूज़ होती है डायरेक्शन वाली चीज़ें, इसलिए वेक्टर फॉर्म में करा दिया मैंने। तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड तो +1, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये बना आपके पास 2kp/x³, ठीक है। कई जगह पे k को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा 2p/4πε0x³। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। तो क्या है आपके पास, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2p/4πε0x³ के बराबर, या आप p को 1/4πε0 को k भी लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा 2kp/x³, कौन सा भी याद रख ले, एक्सियल पॉइंट का ये याद रखना आपको। ओके, अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³। ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x³ के। और एक पॉइंट चार्ज, देखिए डाइपोल में तो आपके पास दो चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज का आपके पास क्या आया था, पॉइंट चार्ज का क्या होता है, r डिस्टेंस दूरी पर k³ उस डिस्टेंस का स्केयर, मान लो x डिस्टेंस है तो x स्केयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x स्केयर के, मतलब एक अकेले चार्ज का तो x स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक डाइपोल जिसमें दो चार्जेज है उसका x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कौन से वाला जल्दी खत्म होगा कि डिस्टेंस के साथ, भाई पता है ना, x बढ़ेगा तो ये भी घटना है, x बढ़ेगा घटेगा तो ये भी, पर कौन से वाला जल्दी फॉल कर जाएगा, डेफिनेटली ये क्यूब में घट रहा है, ये आपके पास x स्केयर में घट रहा है। ओके, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से थोड़ी सी दूर जाने पे ही खत्म हो जाता है, जबकि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूर तक रह सकता है आपके पास पॉइंट चार्ज से। तो ये फॉर्मूला था आपके पास एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब जो है हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। हेलो, वीडियो को पॉज करने गया था तो सोचा रब कर लूँगा, तब तक ये फ़ोन ही गिर गया, मुश्किल से जमाना पड़ा। तो शायद यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, उसको अवॉइड करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बताया भी था आपको, जब कभी लाइन के लोग बात करते हैं तो वो एक्सियल पॉइंट होता है, और लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर के परपेंडिकुलर बात करें तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अब की बार ये डाइपोल है +q और -q चार्ज, वही 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये इसका सेंटर है। अगर लेंथ के लोग बात करें तो एक्सियल लाइन थी, पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे इस सेंटर के परपेंडिकुलर बात करें, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट है, ऊपर बात कर लो चाहे नीचे बात कर लो, ये आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो यहाँ कहीं पे चाहे यहाँ कहीं पर भी इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल की वजह से, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल,
शॉर्ट है, ये लास्ट केस में भी लिख सकते थे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो मैंने बोला कि डाइपोल में डिस्टेंसेस हरदम सेंटर से मेजर होते हैं, तो सेंटर से जनरली हम एक्स डिस्टेंस लेके पहले भी चले थे, तो अब की बार भी एक्स डिस्टेंस लेंगे। ये पी पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, ये आपके पास पी पॉइंट जो है वही परपेंडिकुलर है, वही यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पे बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो पहली बात तो फील्ड वहाँ पर कहाँ से पहुँचा, तो फील्ड आपको उधर किस वजह से पहुँचा है, चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको नेट फील्ड किसी भी जगह पे निकालना है तो उस जगह पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। तो पहले हम वही प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। थोड़ा सा इजी करने के लिए उस तरफ बोर्ड पे जगह कम है, मैं इधर माइनस ले लेता हूँ, इधर प्लस ले, बस जगह की वजह से किया है ताकि उधर ड्रॉ ना करना पड़े मेरे को। इधर माइनस इधर प्लस, और वो आपकी मर्जी है कि इधर भी प्लस ले लो किधर भी माइनस ले लो। ओके, सपोज करो ये पी पॉइंट इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। पी पॉइंट के डिस्टेंस हरदम सेंटर से मेजर होंगे और उसको एक्स मान लिया करिए आप। ओके, सेंटर है तो ये डिस्टेंस आपके पास ए होगा, ये डिस्टेंस आपके पास ए होगा। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो भाई कैसा कैसा है, तभी तो नेट निकालेंगे। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से बात कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से फील्ड लाइन आउटवर्ड, उसका नाम हमने दे लिया E1। आप यहाँ पे लिख देंगे E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ओके, लास्ट टाइम पे भी किया था। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलती है, तो सीधी सीधी आउटवर्ड बना दी हमने। ऐसा ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती है। तो पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, मान लो ये इधर। ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड की तरफ होती है, तो उसका नाम मैंने दे दिया E2। तो आप लिख सकते हैं E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, माइनस क्यू की वजह से, ये दोनों लिख लिए। ऑलराइट, तो देखिए इस P पॉइंट पर E1 आ गया, E2 आ गया, आपको नेट फील्ड निकालना है। नेट फील्ड निकालने के लिए फिर से क्या यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ई नेट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी जगह पे आपको नेट फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फील्ड लग रहे हैं उस पॉइंट पर उन सब का वेक्टर सम कर देना। तो वेक्टर सम E1 प्लस E2, दो ही तो लग रहे हैं, इनका वेक्टर सम कर देना। वेक्टर्स में आपको पता है कि अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल आया हो तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते आप। लास्ट टाइम पे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गई थी क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में एक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट एडिशन भी हो जाता है अगर एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो, पर अगर बीच में एंगल आ जाए, भैया अब एक लाइन में थोड़ी ना है, E2 इस तरफ है E1 उस तरफ है, तो आप इनको डायरेक्ट ऐसा ऐड नहीं कर सकते। ये वेक्टर्स में लो होता है, उस लो के अकॉर्डिंग ही आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वेक्टर हमने किया है, मैंने बताया भी था 11th क्लास में। वेक्टर जरूर करें, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे तक अगर आप फिजिक्स रखते हो, साइंस रखते हो, तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। कॉलेज में चले जाओ, ग्रेजुएशन में चले जाओ, कहीं चले जाओ। ओके, तो पहले E1 E2 पता तो हो कितना है, तभी तो इसके अंदर रखेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं, लिख लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी Q1 की वजह से। अब की बार मैं स्केलर की टर्म में करके दिखा रहा हूँ, ओ सॉरी, चलो देखते हैं स्केलर की टर्म में बात करते हैं, स्केलर में ही करेंगे। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी प्लस Q की वजह से, फॉर है तो प्लस Q पॉइंट चार्ज ही ना भाई, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, K इंटू दैट सोर्स चार्ज जिसने प्रोड्यूस करा है उधर फील्ड डिवाइडेड बाई उस चार्ज से डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखेंगे एकदम। तो E1 वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K इंटू प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस पता हो, इस प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, ये x है ये a है, तो हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ऐसा ही इधर ये a है ये x है, तो ये भी कितनी बनेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो E1 में नीचे K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। आप रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ये E1 की वैल्यू आ गई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, वरना वेक्टर का साइन ही ना लगाओ, तो वो अपने आप से अंडरस्टूड है कि आपने स्केलर फॉर्म लिखी E1। ऐसे ही एक बार E2 लिख के देखते हैं। E2 फॉर्मूला, E2 वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फॉर्मूला क्या, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केल। इससे भी डिस्टेंस उतना ही है, तो वैसे तो इधर माइनस आएगा, माइनस का क्यू है तो इधर माइनस आएगा, स्केलर में ऐसा लिखते हैं। पर जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो वेक्टर का, तो माइनस साइन की कोई वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास E1 का मैग्नीट्यूड का जब साइन लगा दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वरना माइनस आ जाता है। ये क्यू चार्ज आपके पास नेगेटिव है, ओके। तो अब ये यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड E1 में ये समझ में आ गया ना आपको, डिस्टेंस तो इसका भी उतना ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 बराबर है। मैग्नीट्यूड अब की बार बराबर है, लास्ट टाइम पे बराबर नहीं था। देखिए भाई लास्ट टाइम पे क्या था, इस पॉइंट पर निकाल रहे थे ना, इसके ज़्यादा पास था तो इसका फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे दूर है तो उसका फील्ड वीक था, दूर वाले का वीक था, पास वाले का स्ट्रॉन्ग था। अब की बार तो ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर इधर पड़ रहा है, इससे भी उतने डिस्टेंस पे है, इससे भी उतने डिस्टेंस पे है, तो आपके पास सेम मैग्नीट्यूड का बन रहा है, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, अगर चार्जेज सेम है तो हालांकि ये बराबर आ गए, तो मैं वैसे एक बात कंसीडर कर सकता हूँ कि E1 इज इक्वल टू E2, और इसको कुछ भी E नाम दे सकते हैं, ठीक है। दोनों को मतलब एक के बराबर लिख सकते हैं वो, ठीक है, ये काम कर सकते हैं, बस ऐसा अभी तक आया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये एंगल मान लिया थीटा। तो ट्रायंगल में देखिए ये साइड इन इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेन्यूज इसका भी इतना ही है, उसका हाइपोटेन्यूज भी उतना ही है। इसमें ये बीच वाली तो कॉमन ही लाइन है, परपेंडिकुलर वाली दोनों में x, ये भी a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस, तो दोनों ट्रायंगल एक जैसे है बिल्कुल। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एंगल भी थीटा होगा, सारे एंगल बराबर हो गए आपके पास, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, मैं इधर देखिए इस डाइपोल वाली लाइन के ऐसे पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ, ये ऐसा डाइपोल वाली लाइन के पैरेलल ऐसे लाइन बनाता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होएगा? ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होएगा? आप सभी को पता है कि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होएगा, ओके, ठीक है। दूसरी बात, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा। एक पैरेलल लाइन को अगर ऐसे कट किया जाए तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं आपके पास, ठीक है। और अगर पैरेलल लाइन को ऐसा जेड की फॉर्म में कट कर दिया जाए ऐसा एक जगह से, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल आ गए। अभी मैं इनका एडिशन करने जा रहा हूँ, एडिशन में एंगल आएगा कहीं ना कहीं, ओके। डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते ना, वेक्टर सम आपके पास। तो अभी देखिए इधर हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाने सीखे थे। इधर देखिए E2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस लाइन के साथ थीटा एंगल से इधर एक्ट कर ली, तो इसके कंपोनेंट बनाना हम जानते हैं। जिस तरफ आपके पास एंगल होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाता है? हरदम कोस कंपोनेंट। तो E2 का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? E2 का कौन सा कंपोनेंट? E2 कोस थीटा, ठीक है। E2 का कौन सा कंपोनेंट चला गया उधर? E2 कोस थीटा। मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा आपको साफ दिखे तो इस चीज़ को रब कर लेता। यहाँ पे क्या है? E2, ये एंगल थीटा एक्ट कर रहा था तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ गया? E2 कोस थीटा। इसको बीच में रख के इसके परपेंडिकुलर इधर नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा? E2 साइन थीटा। भाई कंपोनेंट बनाने तो आते हैं ना भाई, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस कंपोनेंट चला जाता है। इसको सिखा देंगे, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। जिसको नहीं आ रहा होगा कंपोनेंट बनाना वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उधर बता दूंगा उसको कैसे करते हैं। ऐसा ही आपके पास E1 है, इधर एंगल थीटा है, E1 उस तरफ है, इधर एंगल थीटा। जिस तरफ एंगल उस तरफ उसका कोस वाला हिस्सा चला जाता है। E1 का कौन सा हिस्सा इस तरफ चला गया? कोस थीटा। फिर E1 को बीच में रख के जो आपने कंपोनेंट बनाया ना उसके परपेंडिकुलर, ये ऐसा कौन सा कंपोनेंट? उसका साइन कंपोनेंट, E1 साइन थीटा,
दोबारा से ये एंगल थीटा था, इस तरफ ये E2 है, E2 का जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस कंपोनेंट चला जाता है, और E2 को बीच में रख के जो आपने पहले कंपोनेंट बना लिया उस पर परपेंडिकुलर बना दो, तो इसको बीच में रखना है, इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो नीचे आ जाएंगे A2 sin थीटा। ऐसे ही इसका हो गया आपके पास, देख लेना उसको। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं अल्टीमेट एक बार बना के दिखा रहा हूँ इसको। इस तरफ आपके पास E1 कोस थीटा आया हुआ है और E2 कोस थीटा भी इसी तरफ आया, ये E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा इस तरफ है। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूँ तो ऊपर की तरफ है E1 साइन थीटा और नीचे की तरफ है E2 साइन थीटा। मैंने ये अलग करके इधर दिखा दिया आपको कि ऐसा केस आपके पास उधर बना हुआ है। ओके, ठीक है। अब जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, मैं इसको दो पार्ट में बांट लेता हूँ, इन एक्स डायरेक्शन वाले हिस्से में और वाई डायरेक्शन वाले हिस्से में। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इन वाई डायरेक्शन। तो आप वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम कर दीजिए। तो वाई डायरेक्शन में आपके पास देखिए, वाई डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली ना, वाई वर्टिकल। तो जब आप वेक्टर सम करने जा रहे हैं तो एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो नेट क्या बनेगा आपके पास, भाई एक ही लाइन में है और आप सबको पता है अपोजिट डायरेक्शन है तो घट जाते हैं। E1 साइन थीटा माइनस का E2 साइन थीटा। अब आप बोलते हो कि E1 और E2 तो बराबर है, यही बात हुई थी ना, E1 और E2 तो हमारे पास बराबर है। एज E1 इज इक्वल टू E2, तो कोई से को भी एक से रिप्लेस कर दो तो EY आपके पास क्या बनेगा, EY क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट घटा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाता है आपके पास। ओके, अगर ना ई कैप जे कैप लगा के एक को प्लस का जे लिखो एक को माइनस का जे लिखो, तब देखिए इधर वेक्टर साइन लगा रहे हो तो इसके साथ प्लस जे लिखो उसके साथ माइनस जे लिखो तब भी हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर की जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने देखा एक ऊपर एक नीचे डायरेक्ट घटा कर रहे हो, तो यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो EY इज इक्वल टू, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, अगर E1 और E2 बराबर है तो दोनों एक जैसी चीज़ें लिखी हुई है, एक जैसी चीज़ें लिखी है तो EY तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, जितना ऊपर फील्ड था उतना ही नीचे फील्ड है, तो लाइन इस वाली लाइन के अलोंग कोई फील्ड नहीं मिला है, ऐसा वाई डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं मिला है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जब आप पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आगे जाके, वहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, उधर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखेंगे वर्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में 0 आ गया। अब बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इन एक्स डायरेक्शन, देखिए एक्स डायरेक्शन में इस तरफ ही है दोनों फील्ड, E1 कोस थीटा भी इस तरफ है, E2 कोस थीटा भी इस तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट जो आपके पास फील्ड बनेगा दोनों एक तरफ है। वेक्टर्स में जब भी दोनों एक तरफ हो तो क्या कर देते हैं, आप दोनों को ऐड कर देते हैं, एक तरफ वाले जुड़ते हैं भाई और अपोजिट डायरेक्शन वाले घट जाते हैं अगर एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दे, फिर आप बोलोगे कि E1 और E2 तो बराबर है, इन दोनों को कोई भी एक नाम दे लो, सपोज करो E नाम दे दिया, या चलो दोनों को E1 लिख लेता हूँ, E2 को भी E1 लिख लेता हूँ, E2 को E1 लिख लेते हो, तो ये क्या बनेगा आपके पास, E1 कोस थीटा, आप E2 को क्या लिख रहे हैं, E1 कोस थीटा, तो ये बना आपके पास 2E1 कोस थीटा। एक आवाज़ आई है शायद कहीं स्पेस ना फुल हो गया, शायद चली हुई। तो यहाँ आ गए थे, E1 की वैल्यू रख दो वहाँ से, ये आपके पास बना 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन ए स्केयर, वहाँ से E1 की वैल्यू रखती भाई, अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू में कोस थीटा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, कि आपके पास नेट जो फील्ड वाई में तो 0 ही था, वाई वाले का तो कोई रोल ही नहीं रह गया आपके पास। नेट फील्ड जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है 2 के क्यू
डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और यहाँ पे आपके पास कोस थीटा। अच्छा, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये देखो, ये रही भाई। आपने एक्स एक्स वाला ही तो बचा है, वाई वाला तो कैंसिल हो गया, और एक्स वाला था किस तरफ? दोनों ही, E1 कोस थीटा भी इस तरफ, E2 कोस थीटा भी इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आई है। अब आप मेरे को बताओ कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी अभी भी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आई हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ही है, और डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से टू प्लस की तरफ होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले ही पता थी कि माइनस प्लस से माइनस की तरफ आनी है आपके पास। ओके, अभी इसमें बच गया आपके पास कोस थीटा। तो कोस, इस ट्रायंगल में कोस थीटा लिखना बड़ा इजी सी बात है। कोस थीटा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपके पास परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये एक एंगल, तो ये नीचे वाला बेस होता है। समझ में आया सभी को? नीचे वाला बेस है, दिख रहा है सभी को। डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो कोस थीटा की वैल्यू ये इसमें यूज़ कर देंगे हम। अगर ये वैल्यू आप यूज़ करोगे तो ई नेट आपके पास क्या बनेगा? ई नेट दैट विल बी इक्वल टू 2kq डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और कोस थीटा की वैल्यू आप ये रखने जा रहे हो, ए बाई अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये आपके पास ए है, ठीक है। ये क्या बना आपके पास? 2, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ, के इंटू क्यू इंटू 2a, के इंटू क्यू इंटू 2a, ऊपर का एज इट इज है, डिवाइडेड बाई बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। 1 में आप 1/2 जोड़ोगे तो अब ये पावर बोल रहा है आपके पास 3/2 बन जाएगी। ओके, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशंस आपके पास इजी रहे, वरना 2a की जगह आप a भी ले सकते हैं। अगर a लिया होता तो यहाँ पे a/2 आया होता, तो फिर दिक्कत हो जाती कैलकुलेशंस में। बोला था ना कि आपके पास हाफ में जब कैलकुलेशन चली जाती है तो मुश्किल होती है। तो बस जस्ट टू सोल्व, जस्ट टू सिंपल द थिंग्स, आपने 2a कोई जगह 2, इसको एक ही जगह 2a लिया हुआ है। ओके, ये आ गया। फिर से q इंटू 2a, तो क्या होता था आपके पास? क्या होता था q इंटू 2a? डाइपोल मोमेंट। तो q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, मतलब p से डिनोट करते थे, तो वो इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। वी नो दैट p इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो रिप्लेस कर दीजिए। हेलो, तो जो था स्पेस फिल हो गया था, थोड़ा सा स्पेस बना के फिर से आए। तो हमारे पास p को क्या लिख देंगे? q इंटू 2a, वहीं से स्टार्ट कर लें। तो इसमें q इंटू 2a को p लिख देंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा आपके पास? k इंटू p डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अब फिर से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फिर से ए आपके पास एक्स से छोटा है, आप नेगलेक्ट कर देंगे ए को, ठीक है। नेगलेक्टिंग ए को नेगलेक्ट करना मतलब ए को 0 ही रख देना है। ओके, सो ए को 0 रखो तो ई नेट कितना बढ़ेगा आपके पास? ई नेट दैट विल बी इक्वल टू के पी अपॉन, ए को तो 0 कर दिया, ये एक्स स्केयर की पावर 3/2 बनेगी। तो स्केयर की पावर स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो ये आपके पास एक्स क्यूब बढ़ गया। तो आपके पास ये आया इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड P अपॉन के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो ये आपके पास, आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, बस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपके पास, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, ये भी आपका एक्स क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, तो कई बार देखिए आपसे दोनों ही सोल्व करवा लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और प्रूव कीजिए दैट ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल दैट विल बी इक्वल टू 2:1, मतलब 2/1,
ठीक है, ऐसा पूछ लेंगे तो आपको उसमें ई एक्सियल भी निकालना पड़ेगा, इक्वेटोरियल भी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को डिवाइड करके 2:1 आता है या नहीं ये देखना है। देखिए ई इक्वेटोरियल तो लिखा हुआ है, ई एक्सियल अभी पिछले केस में हमने किया था, और ये आया था आपके पास 2p/4πε0x3। ये ई एक्सियल था, ये ई इक्वेटोरियल है। दोनों को डिवाइड करके देखो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बाकी तो सारा सेम ही है। यहाँ पर भी p/4πε0x3, यहाँ पर भी भाई ये सब कैंसिल हो गया, 2:1 बच गया। ओके, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये था आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर, याद रखेंगे ये आपके पास फॉर्मूला। जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें इसका यूज़ होएगा आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, देखिए अभी हमने एक डाइपोल से 0 डिग्री एंगल पर निकाल लिया, ये एक डाइपोल है, इससे 0 डिग्री एंगल पर, मतलब इस लाइन के अलोंग, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, इससे 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। अब आपके पास बचा है किसी भी दूसरे पॉइंट पर अगर पूछ ले, सपोज करो आपसे बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, यहाँ पर बताओ, तो इस तरीके से तब आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो वो देखने जा रहे हैं अभी हम नेक्स्ट।